हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रॉनिकल्स ऑफ सोसाइटी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनियन बजट 2025 का। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। I present the budget for 25-26. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So if you have a salary, you may be paying less tax. But the important question is, what happens if you don't have a salary? हर साल हम वेट करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा हार्ड अर्न्ड टैक्स मनी कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, क्या हमें टैक्स रिलीफ मिलेगा, कौन से इंडस्ट्रीज बूम करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बजट इंडिया की इकोनॉमी के फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट करेगा। ये जो बजट की विशेषता ये है कि Was this a budget of the government of India or was this a budget of the government of Bihar? ड्रीम बजट कहा जा सकता है। हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। केवल घोषणा इन लोगों ने करने का काम किया। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट। ये सरकार झूठी है। विकसित भारत की सोच को मजबूती देने वाला ये बजट है। और इस साल पिछले सालों की तरह फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 2025 का बजट प्रेजेंट किया है और जैसे हमेशा होता है इसमें बड़े प्रॉमिसेस, बोल्ड क्लेम्स और ऐसे पॉलिसीज हैं जो पूरे इंडियन इकोनॉमी को रीसेप कर सकते हैं। ये एक रोड मैप है जो डिसाइड करता है कि बिजनेस कहाँ थ्राइव करेंगे, इन्वेस्टर्स को कहाँ अपना पैसा लगाना चाहिए और एंटरप्रेन्योर्स को कहाँ नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सवाल ये है कि इसमें आपके लिए क्या है, टैक्स कोड में क्या मेजर चेंजेज हैं, गवर्नमेंट किस इंडस्ट्रीज पर बेट लगा रही है और सबसे इम्पॉर्टेंट इस साल के बजट की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो 6 पार्ट में डिवाइडेड है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्ट 1 टैक्स रिफॉर्म और बजट ओवरव्यू। अब ये बजट बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें मिलियंस स्कीम्स और डेटा पॉइंट्स हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे इसे सिंपल और पॉइंट टू पॉइंट रखने का और सिर्फ वही पॉइंट्स प्रेजेंट करेंगे जो हमारे कम्युनिटी के लिए रिलेवेंट है। तो प्लीज़ माफ़ करिएगा अगर हम कुछ सुपर टेक्निकल डिटेल्स मिस कर देते हैं। अगर ये क्लियर है तो चलिए बजट के सबसे हीटेड टॉपिक से शुरू करते हैं, यानी इनकम टैक्स। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Economists now believe it is time to bring income tax cuts for the middle class into the mix. The slab changes that have been done today acknowledge the impact of inflation on the pocket of the middle class, and it's been changed to give some relief. पार्ट 2 न्यू टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल्स। चलिए अब समझते हैं न्यू टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर को कुछ एग्जाम्पल के साथ। सच कहें तो ये बजट ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट ने हमारे सारे प्रेयर्स को आंसर्स करने के लिए बनाया है। एक ब्रेक थ्रू अनाउंसमेंट में निर्मला सीतारमन मैम ने कहा है कि 12 लाख रुपए तक की अर्निंग पर 0 इनकम टैक्स देना होगा। अब बजट में टैक्स स्लैब को ऐसे रेशनलाइज किया गया है कि सबको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए टैक्स स्लैब के एक्साइटिंग ब्रेकडाउन को समझते हैं। पहले आप 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देते थे, फिर 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स और 10 से 12 लाख रुपए पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन न्यू टैक्स स्लैब कुछ ऐसे दिखते हैं। 0 से 4 लाख रुपए 0 टैक्स, 4 to 8 लाख रुपए पर 5%, 8 to 12 लाख रुपीज पे 10% और 12 to 16 लाख रुपीज पर 15%, 16 to 20 लाख रुपीज पर 20%, 20 से 24 लाख रुपीज पर 25% और लास्ट स्लैब ऑफ 30% को 24 लाख रुपीज तक बढ़ा दिया गया है, जो पहले 15 लाख रुपए था। तो सवाल ये है कि आप एक्चुअली कितना टैक्स पे करेंगे। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सुशील की एनुअल अर्निंग 12 लाख रुपीज है। न्यू टैक्स रिजेम में सुशील कितना टैक्स पे करेगा? 0 से 4 लाख तक 0 टैक्स, 4 to 8 लाख पर 5% यानी 20,000 रुपीज और 8 से 12 लाख रुपीज पर 10% यानी 40,000 रुपीज। टोटल टैक्स हुआ 20,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 60,000 रुपीज। लेकिन
अगर कैलकुलेशन कहती है कि सुशील को 60,000 रुपीज टैक्स देना है, तो फाइनेंस मिनिस्टर कैसे कह सकती है कि 12 लाख रुपीज तक कोई इनकम टैक्स नहीं है? इसका जवाब है टैक्स रिबेट। नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं कि ये टैक्स रिबेट्स क्या है। पार्ट 3 टैक्स कैलकुलेशंस, सेस एंड डिटेल्ड एग्जांपल्स। तो चलिए अब हम टैक्स कैलकुलेशन, रिबेट्स और सेस, सेंट्रल, एक्साइज और सर्विस टैक्स को समझते हैं डिटेल एग्जांपल्स के साथ। हर मार्च जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और आपका सीए टैक्सेस फाइल करता है, तो वो ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करता है। इस प्रोसेस में गवर्नमेंट आपको टैक्स रिफंड देती है। पहले मैक्सिमम रिबेट 25,000 रुपीज मिलता था, लेकिन अब सुशील को 60,000 रुपीज का टोटल रिबेट मिल सकता है। तो अगर सुशील के एग्जाम्पल को देखें तो साल के एंड में आपको वो 60,000 रुपीज वापस मिल जाएंगे जो उसने टैक्स में पे किए थे। इफेक्टिवली वो 0 रुपीज टैक्स पे कर रहा है। लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जैसे सेस और डिडक्शंस। जिनको नहीं पता, सेस एक टैक्स ऑन टैक्स है जो गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लगाती है। जैसे एजुकेशन सेस से स्टूडेंट्स के मिड डे मील्स और गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज के एम्प्लॉयज की सैलरीज पे होती है। ये एग्जिस्टिंग टैक्स का 1% होता है इनकम जनरेटेड टैक्स की जगह। एग्जाम्पल्स के लिए, अगर 1,000 रुपये की इनकम पर 300 रुपीज टैक्स है, तो सेस 4% ऑफ 300 रुपीज यानी 12 रुपीज होता है। ये एक एक्स्ट्रा टैक्स है। फिर आते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस वो टैक्स कट्स हैं जो गवर्नमेंट देती है। अगर आप अपना पैसा उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो देश के लिए बेनिफिशियल्स हैं, जिसमें हेल्थ केयर, हाउसिंग, रिटायरमेंट, सेविंग्स और बहुत कुछ शामिल है। अगर आप इन इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा स्पेंड या इन्वेस्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट्स उस अमाउंट पर आपको टैक्स नहीं लगाएगी। इस एग्जाम्पल्स को सिंपल रखने के लिए चलिए मेन डिडक्शंस लेते हैं जो सारे सैलराइड एम्प्लॉयज के लिए होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस, ये एक फ्लैट डिडक्शंस है जो एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी के पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में माइनस किया जाता है टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए। ये अभी 75,000 रुपीज़ है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रितु की अर्निंग 30 लाख रुपीज़ है, जिसमें 30 लाख माइनस 75,000 यानी 29,25,000 रुपीज़ पर टैक्स देना होगा। तो फिर से 0 से 4 लाख तक 0 टैक्स, 4 to 8 लाख 5% ऑफ 4 लाख यानी 20,000 रुपीज़, 8 to 12 लाख तक 10% ऑफ 4 लाख यानी 40,000 रुपीज़, 12 से 16 लाख तक 15% ऑफ 4 लाख यानी 60,000 रुपीज़, 16 to 20 लाख तक 20% ऑफ 4 लाख यानी 80,000 रुपीज़ और 20 से 24 लाख तक 25% ऑफ 4 लाख यानी 1 लाख रुपीज़ और फाइनली 24 लाख से 29.25 लाख तक 30% ऑफ 5.25 लाख यानी 1,57,500 रुपीज़। अगर टोटल करें तो ये 4,57,500 रुपीज़ होता है। इस पर 4% सेस ऐड होगा टोटल टैक्स पेएबल पर, यानी 4% ऑफ 4,57,500 रुपीज़ जो कि 18,300 रुपीज़ होता है। तो रितु का फाइनल टैक्स पेएबल 30 लाख की सैलरी पर होगा 4,57,500 रुपीज़ प्लस 80,300 रुपीज़ इक्वल्स टू 4,75,800 रुपीज़। क्योंकि वो 12 लाख से ज़्यादा अर्न करती है, इसलिए उसे 60,000 रुपीज़ का टैक्स रिबेट्स नहीं मिलेगा। फिर भी ये पुराने टैक्स रिजाइम से बेटर है, जहां वो 5,09,200 रुपीज़ टैक्स पे करती थी। तो ये है 24% डिक्रीज टैक्स पेड में। अगर आप इस चार्ट को देखें तो 2024 से 2025 तक का टोटल टैक्स बेनिफिट्स काफ़ी सब्सटैंशियल है। ये 30,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है 8 लाख रुपीज़ टैक्स स्लैब तक और 24 लाख रुपीज़ टैक्स स्लैब से ऊपर 1.1 लाख रुपीज़ तक जाता है। ओवरऑल मिडिल क्लास को ये तो जीरो या फिर सब्सटैंशियली कम टैक्सेस के साथ खुश रखा जा रहा है। पार्ट 4 इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कंज्यूमर मार्केट एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। अब हम फर्स्ट एपिसोड के टैक्स सेक्शंस को ख़त्म करते हैं और मूव करते हैं सेकेंड सेक्शन की तरफ।
आइए अब बात करते हैं बजट के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो हमारे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। ये बजट किस तरह के न्यू इन्वेस्टमेंट स्पेसेस और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। चाहे आप एक इन्वेस्टर हैं जो नेक्स्ट बिग बेट ढूंढ रहे हैं या एंटरप्रेन्योर हैं जो बिजनेस स्टार्ट्स करना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। पहला फोकस है कंज्यूमर ड्राइवन बिजनेस आइडियाज। गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री इनकम लिमिट को 12 लाख रुपए तक बढ़ाया है, जिसमें मिलियंस ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज के पास एक्स्ट्रा डिस्पोजल इनकम होगी। इससे कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल्स और होम इसेंशियल्स की डिमांड बढ़ने वाली है। एग्जाम्पल्स के लिए लखनऊ में एक फैमिली जो पहले जेनरिक कुकिंग ऑयल खरीदती थी, अब वो ऑनलाइन अवेलेबल प्रीमियम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ब्रांड खरीद सकती है। इस डिस्पोजल इनकम इंक्रीज से यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए परफेक्ट इन्वायरमेंट बन रहा है अपने D2C ब्रांड्स को फूड, अपैरल, होम इसेंशियल्स और पर्सनल केयर में बूस्ट करने के लिए। पूरे इंडिया में स्पेशली टायर 2 और टायर 3 सिटीज में अफोर्डेबल एट प्रीमियम प्रोडक्ट्स का एक नया मार्केट ग्रो होने वाला है। इसे सिंपल वे में समझते हैं, अगर एक क्लॉथिंग ब्रांड 999 रुपीज में कॉटन शर्ट ऑफर करती है तो वो अब 1200 रुपीज में एक और सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड कर सकती है, क्योंकि अब इंदौर में जयपुर के यंग प्रोफेशनल्स के पास ज़्यादा डिस्पोजल इनकम होगी। इसी तरह एक D2C ब्रांड जो नेचुरल केमिकल फ्री होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बेचती है, वो अब एक नासिक और भोपाल के फैमिलीज को टारगेट कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल डिटर्जेंट से बेटर अल्टरनेटिव चाहते हैं, और इससे ऑटो एसेसरीज और इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स के स्टार्टअप्स की रेवेन्यू में भी बूस्ट आएगी डिस्पोजल इनकम बढ़ाने की वजह से। अगर ये क्लियर है तो चलिए सेकेंड सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल और रूरल कॉमर्स। दोस्तों, इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। ये GDP में 18% कंट्रीब्यूट करता है और 46% पॉपुलेशन को लाइवलीहुड देता है। लेकिन इतना क्रूशल होने के बावजूद मिलियंस ऑफ फार्मर्स हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से बुंदेलखंड रीजन के फार्मर्स BRS फेस कर रहे हैं। फार्मर्स को ग्लोबल मार्केट्स में compete करना पड़ रहा है, बहुत बड़ा डेप्थ ले रहे हैं जिसमें वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं, और ये फार्मर्स की सुसाइड की हाई रेट का बड़ा फैक्टर बन रहा है। पिछले 10 सालों में राइस प्रोडक्शन गिर गई है, लेकिन कॉस्ट्स डबल ट्रिपल हो गए हैं। इस एग्रीकल्चरल कंट्री में फार्मर्स की कंडीशन बहुत खराब है। इंडिया में फार्मिंग टफ है, लो प्रोडक्टिविटी, स्मॉल लैंड होल्डिंग, अनप्रेडिक्टेबल वेदर, स्टोरेज की कमी और अनस्टेबल प्राइसेस की वजह से। इसे फिक्स करने के लिए 2025 बजट में एग्रीकल्चरल एक प्राइमरी फोकस एरिया है। इस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव अनाउंस किए हैं। फर्स्टली, नेशनल मिशन फॉर हाई यील्डिंग सीड्स लॉन्च किया जा रहा है। फार्मर्स को बेटर क्रॉप उगाने के लिए बेटर सीड्स चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट एक स्पेशल मिशन लॉन्च कर रही है हाई यील्ड सीड्स डेवलप और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो पेस्ट रेजिस्टेंस हो और एक्सट्रीम वेदर में भी सरवाइव कर सके। इस कैटलॉग में राइस, व्हीट, बार्ले, मेज से लेकर शुगर केन, कॉटन, जूट तक इंक्लूड हैं। इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी और क्रॉप फेलियर्स कम होंगे। सेकेंडली, 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन और डेयरी फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू 5 लाख रुपीस तक के शॉर्ट टर्म लोन्स कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेंगी। गवर्नमेंट ने पहचाना है कि डेप्थ फार्मर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 50% से ज़्यादा फार्मर्स के पास 75,000 रुपीज से ज़्यादा का डेप्थ है। इस लोन स्कीम से फार्मर्स बेटर सीड्स खरीद पाएंगे, बेटर इरिगेशन में इन्वेस्ट कर पाएंगे और अपने फॉर्म्स को एक्सपेंड कर पाएंगे, वो भी प्राइवेट मनी लेंडर्स पर डिपेंड किए बिना, जो 40% तक का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। थर्डली, PM कृषि योजना के अंडर गवर्नमेंट ने 100 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो लीडिंग एग्रीकल्चरल हब्स बन सकते हैं। इस स्कीम के अंडर 1.7 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्टली सपोर्ट मिलेगा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और इनकम बूस्ट करने के लिए उनकी फार्मिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करके। इन डिस्ट्रिक्ट्स के फार्मर्स को मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट, हाई क्वालिटी सीड्स और बेटर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा।
सिंपल वर्ड्स में इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स को मॉडर्न एग्रीकल्चरल रीजन्स में ट्रांसफॉर्म करना है, जहां फार्मर्स ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और नेशनल ग्लोबल मार्केट्स में compete कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉटन प्रोडक्शन पर। कॉटन प्रोडक्शन पर भी स्पेशल फोकस है। हम दुनिया के लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर हैं। ग्लोबल प्रोडक्शन का 23% अकेले इंडिया से आता है। कॉटन इंडस्ट्री 60 मिलियन लोगों को लाइवलीहुड देती है, लेकिन फिर भी कॉटन फार्मर्स स्ट्रगल कर रहे हैं और इंडिया की कॉटन प्रोडक्टिविटी ग्लोबल स्टैंडर्ड से कम है। इमेजिन कीजिए, इंडिया की एवरेज कॉटन यील्ड 436 kg पर हेक्टेयर है, जबकि चाइना 2171 kg पर हेक्टेयर और ब्राजील 1911 kg पर हेक्टेयर प्रोड्यूस करते हैं। सेम लैंड पर वो हमसे 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा यील्ड लेते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक 5-year मिशन लॉन्च किया है कॉटन फार्मिंग को मॉडर्नाइज करने के लिए, बेटर सीड्स वैरायटी लाने, पेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव करने और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस प्रमोट्स करने के लिए। लास्ट में एक सुपर फूड पर फोकस है, मखाना। बिहार के लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बिहार स्टेट में मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा। बिहार दुनिया के 90% फॉक्स नट्स यानी मखाना प्रोड्यूस करता है। बिहार के कई जनरेशंस मखाना फार्मर्स की सुपर फूड को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अनस्टेबल प्राइसेस और पुअर मार्केट एक्सेस से स्ट्रगल करते रहे। 2017 के बाद चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई। मखाना प्राइसेस 3 to 4 टाइम्स बढ़कर 22,000 रुपीज पर क्विंटल तक बढ़ गई थी, लेकिन 2022 में वीक डिमांड की वजह से प्राइसेस 3,500 रुपीज पर क्विंटल तक गिर गई, जिसमें 25% फार्मर्स ने मखाना फार्मिंग बंद कर दी। ऊपर से एक्सट्रीम हीट ने आर्टिफिशियल पॉन्ड्स को सुखा दिया, जिससे प्रोडक्शन 50% तक गिर गई। अब गवर्नमेंट बिहार में मखाना बोर्ड्स के थ्रू फार्मर्स को प्रोसेस, मार्केट और वैल्यू एडिशन में हेल्प करेगी। इससे फार्मर्स को स्टेबल प्राइसेस, बेटर प्रॉफिट्स और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। ये मखाना बेस्ड FMCG ब्रांड्स के लिए भी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। पार्ट 5, MSMEs, स्टार्टअप्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। अगली फोकस एरिया है गवर्नमेंट की MSMEs और स्टार्टअप्स। देखिए, MSMEs हमारे GDP का 29% और इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस साल इन छोटे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करने के लिए और चाइनीज प्रोडक्ट्स पर इंडिया की डिपेंडेंसी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज रिलीज की है, जिनसे उन्हें लोन्स मिलना आसान होगा, उनका फुटप्रिंट्स एक्सपैंड हो सकेगा और वो ग्लोबली compete कर पाएंगे। तो चलिए इन्हें देखते हैं। तो पहली चीज है MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए लोन्स को आसान एक्सेस क्रिएट करना। MSMEs अब 10 करोड़ रुपीस तक के लोन्स गारंटीज ले सकते हैं, जो पहले 5 करोड़ रुपीस था, और स्टार्टअप्स अब 20 करोड़ रुपीस तक ले सकते हैं, जो पहले 10 करोड़ रुपीस था। इसका मतलब ये है कि इन छोटे बिजनेसेस के लोन्स को गवर्नमेंट खुद बैक करती है। तो अगर कोई छोटा बिजनेस लोन लेता है और उसे वापस नहीं कर पाता, तो गवर्नमेंट बैंक के लॉस का कुछ हिस्सा कवर कर देती है, और इस गारंटी की वजह से बैंक्स छोटे बिजनेसेस को लोन देने के लिए ज़्यादा विलिंग होते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देश में 4.5 करोड़ MSMEs हैं और इस स्कीम से अगली 5 ईयर में 1.5 ट्रिलियन रुपीज का एडिशनल क्रेडिट अनलॉक होता है। हाँ, 1.5 ट्रिलियन रुपीज का क्रेडिट जो गवर्नमेंट गारंटी कर रही है। तो अगर आप एक छोटे बिजनेस ओनर हैं तो प्लीज़ इस कैपिटल को यूज करने का तरीका निकालें, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है। MSMEs के लिए दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि गवर्नमेंट ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज की डेफिनेशंस चेंज कर दी है और ये बिजनेस ओनर्स के लिए गेम चेंजर है। तो अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं तो ये बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, छोटे बिजनेसेस को उनके इन्वेस्टमेंट्स और एनुअल टर्नओवर के बेसिस पर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। पहले अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस था तो आप माइक्रो बिजनेस थे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपीस तक और टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस था तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस थे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपीस तक था, जिनका टर्नओवर 250 रुपीज तक था, तो आप मीडियम एंटरप्राइजेस थे। लेकिन अब डेफिनेशंस चेंज हो गई है।
अब अगर इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ है और टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस तक है तो आप अब भी माइक्रो बिजनेस कंसीडर किए जाएंगे। स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए इन्वेस्टमेंट्स लिमिट इंक्रीज करके 25 करोड़ रुपीज कर दी गई है और टर्नओवर लिमिट बढ़ाकर 100 करोड़ रुपीज हो गई है। इसी तरह मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए इन्वेस्टमेंट कैप अब 125 करोड़ है और जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपीज तक हो सकता है, तब भी वो एमएसएमई बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि डेफिनेशंस के इस चेंज से इन बिजनेस को कैसे हेल्प मिलती है। पता चला कि ये ग्रोइंग बिजनेसेस के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। पहले बिजनेसेस को गवर्नमेंट जो एमएसएमई बेनिफिट्स दे रही थी उन्हें रिटेन करने के लिए छोटा रहना पड़ता था और अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा ग्रो कर जाते थे तो सब्सिडीज, टैक्स ब्रेक्स और लो इंटरेस्ट लोन्स के एक्सेस खो देते थे। लेकिन अब इन रिलैक्स टैक्स लिमिट्स के साथ बिजनेसेस बिना डर के एक्सपेंड कर सकते हैं और फिर भी एमएसएमईज होने के सारे पर्क्स इंजॉय कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट कह रही है कि पीछे मत रुको, जितना चाहे ग्रो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये फिर से छोटे बिजनेसेस को बिगर, स्ट्रॉन्गर और मोर एफोर्डेबल बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है और यहाँ से हम एमएसएमईज से इंडिया के दूसरे इम्पॉर्टेंट इंजन की तरफ बढ़ते हैं जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम। देखिए, गवर्नमेंट के पास पहले स्टार्टअप्स के लिए 91,000 करोड़ का फंड था, लेकिन अब गवर्नमेंट उसमें और 10,000 करोड़ ऐड कर रही है। लेकिन इंडिविजुअल कंपनीज को डायरेक्टली फंड करने की बजाय वो कुछ यूज कर रहे हैं जिसे फंड ऑफ फंड कहते हैं। पैसा बड़े फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है और जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स और हेज फंड्स, ये फंड्स स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स जैसा है लेकिन स्टार्टअप्स के लिए। तो एक कंपनी पर बेट करने के बजाय इन्वेस्टर्स पूरे पोर्टफोलियो पर बेट करते हैं ताकि अगर कुछ फेल भी हो जाए तो बाकी कंपनीज रिस्क बैलेंस कर दें। इसका मतलब इंडियन फाउंडर्स के लिए ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा जॉब्स और इन्वेस्टर्स के लिए कम रिस्क। और ये मॉडल अपेरेंटली ग्लोबल मार्केट्स जैसे यूएस और चाइना में काम कर चुका है और अब इंडिया में अपना गेम स्टेप अप कर रहा है और ये हमें लास्ट सेक्टर की तरफ ले जाता है जिसमें गवर्नमेंट डीपली इंटरेस्टेड है, जो है मैन्युफैक्चरिंग। और क्योंकि ये पूरा सेगमेंट डीपली टेक्निकल था, मैं एक डॉक अटैच करूंगी जिसमें सेगमेंट्स को बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। पार्ट 6, कंक्लूजन एंड क्रिटिसिज्म। तो ओवरऑल ये इनक्रेडिबल लगता है ना, बहुत सारे टैक्स चेंजेज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बेनिफिट्स कर रही है और बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स। ये एक फुल प्लेटर है ना। लेकिन पता है क्या गाइज, जैसा कि हमेशा होता है, इस बजट की भी कुछ क्रिटिसिज्म है। अगर आपके पास जॉब है और आपकी सैलरी है और आप 12 लाख या उससे कम कमा रहे हैं तो आपके पास खुश होने की हर वजह है। लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है तो इस बजट से ये पर्टिकुलरली क्लियर नहीं है कि वो जॉब कहाँ से आएगी। इस बजट में बिहार को कुछ मैसिव एलोकेशंस मिले हैं। मखाना बोर्ड प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए 4 नए एयरपोर्ट्स के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, आईआईटी पटना के लिए ज़्यादा फंडिंग्स के साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए भी बड़ा पुश। और वैसे बिहार को ये कंसेशंस मिलना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि किसी और स्टेट का इस बजट स्पीच में जिक्र तक नहीं किया गया। वेस्ट बंगाल से एमपी अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं था और बजट अपकमिंग बिहार इलेक्शंस को ध्यान में रखकर प्रेजेंट किया गया था। उन्होंने ऐड किया कि जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, उसे पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला, ना आज कुछ मिलेगा। तो अपोजिशन इसे पॉलिटिकल ब्राइब कह रही है, ये कहते हुए कि गवर्नमेंट बिहार में पैसा डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि वोट्स जीतने के लिए डाल रही है। अब ये सेंस बनता है या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना। इसी तरह फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि जबकि गवर्नमेंट फिजिकल डिफिसिट्स को 4.9% से 4.8% तक कम करने का जश्न मना रही है, ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी कॉस्ट पर आया है। क्यों? चलिए सिंपल ब्रेक डाउन करते हैं। पहली बात, गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेक्टेड से कम है। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस और दूसरे सोर्सेज से जो पैसा कलेक्ट किया वो एक्सपेक्टेड से 41,444 करोड़ कम था। इसमें नेट टैक्स रिसिप्ट्स
अकेले 26,439 करोड़ कम थे। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने जितना पैसा इनिशियली प्लान किया था उतना अर्न नहीं किया। दूसरी बात, इस शॉर्टफॉल को मेकअप करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना स्पेंडिंग कम कर दिया। रेवेन्यू बढ़ाने के दूसरे तरीके ढूंढने के बजाय गवर्नमेंट ने अपनी प्लान्ड स्पेंडिंग से 1,04,025 करोड़ कम कर दिए। इसका मतलब है कि नेशन के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स, स्कीम्स और सर्विसेज को प्रॉमिस्ड फंडिंग से कम फंडिंग मिली। तो मिस्टर पी चिदम्बरम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कम फिजिकल डेफिसिट्स दिखा रही है, जो अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें ये क्रूशियल एरियाज में स्पेंडिंग कम करके अचीव किया। वो कहते हैं कि ग्रोथ बूस्ट करने की बजाय एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कम करना इंडिया की लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को हर्ट कर सकता है। और पी चिदम्बरम सर कहते हैं कि ये कोई रियल अचीवमेंट नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट ने कम खर्चा किया, जो इकोनॉमी के लिए हमेशा अच्छा नहीं होता। और लास्ट में अपोजिशंस के मुताबिक बहुत से फ्लैगशिप स्कीम्स स्टीम खो रहे हैं। वो कहते हैं कि जो जल जीवन मिशन, पोषण अभियान और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे प्रोग्राम्स बड़े फैनफेयर के साथ अनाउंस किए गए थे, लेकिन उनकी फंडिंग स्लैश की जा रही है। तो वो कहते हैं कि या तो गवर्नमेंट को अब इन प्रोग्राम्स पर भरोसा नहीं है, या फिर उनके पास उन्हें एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी नहीं है। अभी हमें इन स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के लिए अभी स्टैट्स नहीं मिले, लेकिन अगर कुछ मिलता है तो हम डेफिनेटली आपको बता देंगे। गाइज, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इस साल का बजट कैसा लगा। और इसी के साथ हम 2025 के बजट की पूरी रिपोर्टिंग कंप्लीट करते हैं। मैं होप करती हूँ कि आपने इस डिटेल एनालिसिस से कुछ वैल्यूएबल सीखा हो। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइज। अगर आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, और ऐसे ही इंसाइटफुल पॉलिटिकल केस स्टडीज और जियोपॉलिटिकल से रिलेटेड वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।